हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। जैसा कि सेल चल रही है, सेल की लास्ट क्लास में अपन ने देखा था सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंटिन्यू इनको कलेक्टिवली अपन क्या बोल सकते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, cilia, placentriole, nucleus, microbodies, all are included in endomembrane system। तो अपन इसी को वन बाय वन करके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम है जिसमें दिख रहा होगा आपको। लाइसोसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले अपन ने स्टडी कर ली। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल के नीचे जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेंटर में आपको पता है कि न्यूक्लियस, अंदर न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स होते हैं। ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, तो वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले अपन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और न्यूक्लियस के अराउंड होती है। और ये जो एक नेटवर्क होता है, ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जैसे दिख रही होंगी आपकी डायग्राम में, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, स्केटर्ड, बिखरी हुई होती है साइटोप्लाज्म में नियर बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है। स्केटर्ड का मीनिंग होता है बिखरी, स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ईआर डिवाइड होती है लुमिनल इनसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रा लुमिनर साइटोप्लाज्म में। इस तरह से क्या होता है, ईआर के दो टाइप होते हैं, आर ई आर एंड एस ई आर। मीन्स स्मूथ एस ई आर फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन होता क्या है, ई आर की दो टाइप्स है। अगेन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है लेकिन स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये दो तरह की होती है, आर ई आर एंड एस ई आर। तो आर ई आर क्या होता है, आर ई आर में एक्चुअली राइबोसोम्स होते हैं। आर ई आर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे, इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम होने की वजह से इसकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है। इसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। जैसे यहाँ पर अपन देखें, ये है राइबोसोम्स और इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से इसकी सरफेस कैसी हो जाती है, रफ। तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस टाइप को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर है। तो ये रफ किसकी वजह से होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये रफ होती है, इसकी सरफेस रफ हो जाती है। ईआर के दो टाइप हैं, आर ई आर और एस ई आर, वही अपन पढ़ रहे हैं। तो आर ई आर का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स की वजह से इसकी सरफेस कैसे हो जाती है, रफ हो जाती है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये आपको पता है कि राइबोसोम्स कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम्स एक ही जगह इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन का काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड टाइप देखते हैं अपन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एस ई आर। एस ई आर का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्लियर है। तो स्मूथ वाला, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होती है। राइबोसोम ओनली आर ई आर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ होती है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि सरफेस कैसे होगी, स्मूथ होगी। स्मूथ होने की वजह से इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका मेन काम क्या है, मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड का सिंथेसिस होता है यहाँ पर। एनिमल सेल में स्टेरॉइड हार्मोन्स जो भी है सब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिक्रेशन का, चाहे वो हार्मोन सिक्रेशन करे, चाहे वो लिपिड का सिंथेसिस करे। तो
तो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है सिक्रेशन। क्लियर है? तो चले आगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स हैं, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, और स्मूथ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, उसकी वजह से उसकी सरफेस रफ नहीं होती, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सिक्रेशन का काम करती है। क्लियर है? चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं गोल्जी अपरेटस, जो कि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम में ही आता है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? गोल्जी अपरेटस, जिसने किसने डिस्कवरी करी थी? इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा है अपन ने गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपरेटस के साथ इसको बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, जो कॉमन नेम है इसका गोल्जी बॉडी। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी करी थी। गोल्जी ये साइंटिस्ट है, इसने इसकी डिस्कवरी करी, तो इसको ऑनर देने के लिए इसका नाम भी क्या रखा गया? गोल्जी बॉडी। क्लियर है? साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने स्टडी इसकी करी थी, डिस्कवरी करी थी, जिसकी वजह से इसके ऑनर में इसका नाम भी क्या रख दिया गया? गोल्जी बॉडी। तो इसमें होता क्या है? फ्लैट सेल्स होती हैं, डिसेक्स होती हैं, जिनको बोलते हैं सिस्टर्न। ठीक है? और उनका साइज होता है, बहुत होता है। ये जो दिख रही हैं आपको इस तरह से इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, दैट इज सिस्टर्न। ये क्या होती हैं? सिस्टर्न। क्लियर है? ठीक है? पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, सारी पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है? सिस्टर्न आर कनेक्टेडली अरेंज विद द कॉन्वेक्स सिस और ट्रांस, दो फेज बनाती हैं। इनका अरेंजमेंट के बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं? सिस एंड ट्रांस। जो सिस्टर्न है, सिस्टर्न किसका पार्ट है? गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी सिस्टर्न का पार्ट है। तो सिस्टर्न में क्या होता है? सिस और ट्रांस दो फेज होती है। इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि सिस और ट्रांस फेज। तो सिस में क्या होता है? सिस क्या होती है? कॉन्वेक्स, और सिस का मीनिंग होता है फॉर्मिंग भी बोल सकते हैं, और कॉनकेव। ट्रांस जो मैच्योरिंग होती है, मतलब जो स्टार्टिंग वाली फेस होती है सिस फेस हो जाती है, और थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद मैच्योरिंग फेस होती है, दैट इज ट्रांस। तो ये टोटली डिफरेंट होती है एक दूसरे से, लेकिन इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसा कि अपन ने देखा यहाँ पर जो ये फेस है ट्रांस अपोजिट, और ऊपर वाली फेस होती है सिस, जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, न्यूक्लियस के पास में होती है, दैट इज सिस फेस। और जो न्यूक्लियस के दूर होती है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर होती है, दैट इज ट्रांस फेज। तो सिस फेज स्टार्टिंग में होती है, सिस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेज भी, जिसमें फॉर्मेशन का काम होता है, तो फॉर्मिंग फेज भी बोल सकते हैं। ट्रांस फेज जिसमें मेच्योरेशन का काम होता है, मेच्योरिंग फेज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो सिस एंड ट्रांस सिस्टर्न के पार्ट्स होते हैं, और सिस्टर्न किसका है? गोल्जी बॉडी का। ठीक है? तो गोल्जी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? सिस्टर्न प्रेजेंट होती हैं, और सिस्टर्न को अरेंजमेंट के बेसिस पे अपन सिस और ट्रांस बोल सकते हैं। सिस कब बोलते हैं? जब ये जो स्टार्टिंग में होती हैं न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, उनको सिस फेज बोलते हैं। नीचे वाली जो होती हैं, जो दूर होती है न्यूक्लियस से, उनको ट्रांस फेज बोलते हैं, जो कि मैच्योरेशन में काम आती है। ठीक है? चले आगे नेक्स्ट। चलिए, तो फंक्शन ऑफ, क्या फंक्शन है गोल्जी बॉडी का? जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, किस लिए काम में आती है? तो गोल्जी सीक्रेट्स, इसका भी मेन जो फंक्शन है दैट इज सिक्रेशन, सीक्रेट्स मटेरियल टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल, मटेरियल्स टू बी पैकेज। एक सिंपल दो जो मेन फंक्शन है इसके, वो है एक तो सिक्रेशन, सिक्रेशन करती है, और सेकंड है पैकेजिंग का काम करती है, पैकेजिंग। ठीक है? जो जहां पर ऑर्गेनल है वहीं पर उसको पैक करने का काम रखती है, वहीं वहीं पर प्रेजेंट हो। ठीक है? तो पैकेजिंग का काम करती है, मटेरियल टू बी पैकेज्ड, वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस एंड मूव। जो वेसिकल्स होती है, इसमें भी क्या होता है? जो सिस्टर्न और वेसिकल होता है, वो क्या होती हैं? सिस और ट्रांस फेज से कनेक्टिव होती हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? ईआर के साथ एसोसिएशन में रहता है। देखो पास में ही होता है। अगर अपन प्लांट सेल का देखें, तो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ये वाला, तो इसमें देखो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेटिकुलम है आपका ईआर, और गोल्जी बॉडी यहीं पर होगा। यहीं पर पास में क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है। तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन?
गोल्जी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सिस्टम में इसीलिए इंक्लूड होती है क्योंकि ये कनेक्टेड होती है किससे, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो अगर उससे कनेक्टेड होगी तो अपन इसका एक फंक्शन क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, जो कि ईआर में प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम उनकी वजह से होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी हो सकता है। और ये क्या करती है, सिस्टम ऑफ मॉडिफाइड इन द सिस्टम, जो राइबोसोम्स होते हैं ईआर पे प्रेजेंट, वो मॉडिफाइड कहाँ होते हैं, सिस्टन में होते हैं, जो कि गोल्जी बॉडी में होता है। सिस्टन किस में होती है, गोल्जी बॉडी में। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो कि सिक्रेशन में ही होता है, और पैकेजिंग का काम, दो मेन फंक्शन यही होते हैं। और थर्ड जो मेन फंक्शन होता है इसका होता है लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी की वजह से ही होता है। तो इस तरह से ईआर से कनेक्टेड होने की वजह से इसको बोल सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करती है, पार्ट लेती है, और सिक्रेशन का करती है, और पैकेजिंग का काम करती है। तो ये गोल्जी बॉडी थी, ईआर अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम में अब होता क्या है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें, डबल नहीं होती। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है। और ये किसके प्रोसेस से बनती है, जब गोल्जी बॉडी पैकिंग का प्रोसेस करता है तब क्या होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। गोल्जी बॉडी के थ्रू क्या होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। और इसी के अंदर इसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिनको बोल सकते हैं अपन डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है, सेल्स वगैरह हैं, उन सबको क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कई बार क्या होता है, ये अपनी सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्लियर है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो लिपिड का डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हाइड्रोलेज मतलब वाटर का, तो दे आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। मतलब इनके लिए क्या होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अपन देखें, डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पर होते हैं, मेनली स्टोमक में होते हैं। स्टोमक, और स्टोमक में पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है स्टोमक में। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक में पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि स्टोमक में क्या रिलीज होता है, स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्टोमक में पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। और वहीं पर स्टोमक में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो वो उनकी पीएच भी क्या होगी, एसिडिक होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक्टिव कब होंगे, जब इनके पास पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सबको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और लाइसोसोम फॉर्म होती है गोल्जी बॉडी से, और ये काम करती है डाइजेस्ट करने का। और डाइजेस्ट किसको कर सकती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन एक्टिव कब होगी, जब एसिडिक पीएच होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये था अपना गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं वैक्यूल्स, जो एक सेंटर में बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखती है अपने को सेल में, ये वाली, इसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। तो सेंटर में जो सेल में जो बड़ी सी स्ट्रक्चर देखती है वो उनको बोलते हैं वैक्यूल्स। तो ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन, वही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, जो प्रेजेंट कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होता है, अब सिंपल सी स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। इसमें क्या होता है, वाटर शीप, एक्सट्रीम जो भी है, हल्का सा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी होता है, जो भी, एंड अदर वेस्ट मटेरियल को भी ये क्या करती है, स्टोर करती है। जो यूजफुल नहीं होता सेल के लिए, इसको उसको भी क्या करती है, स्टोरेज करती है, स्टोर करती है। तो वैक्यूल्स में क्या होता है, सिंपली वाटर शेप और एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये क्या करती है, स्टोर करती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मैंने ये बता दिया आपको पहले ही, सिंगल मेम्ब्रेन अगर हो तो इसका एक और नाम बोल सकते हैं अपन, जो जनरली प्लांट्स में बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, इसको अपन क्या कह सकते हैं, वैक्यूल्स के साथ टोनोप्लास्ट। टोनो
टोनोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90%। बिल्कुल ये बिगर कितनी है आपको जैसे डायग्राम में दिख रही होगी आपको, अगर इतना बड़ा पार्ट सेल का है ये तो ऑलमोस्ट 90% क्या है, ये सेल का पार्ट है। तो इसलिए ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो 90% सेल का स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल, और कुछ नहीं काम होता है इसका। सिंपल है कि इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है और वेस्ट मटेरियल को भी ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन वैक्यूल्स में कि वैक्यूल्स कहाँ काम में आती है। अगर अपन ये देखें जैसे इस डायग्राम में भी अपने को दिख रही हैं, ये जो दिख रही हैं ये इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, यही क्या होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं। ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं आपकी, वैक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर वैक्यूल्स का ऐसा क्या काम है, अगर जैसे अलग अलग सेल्स में अलग अलग काम होता है वैक्यूल्स का, लेकिन मेन काम जो है दैट इज कि वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, फूड को भी स्टोर करती हैं, फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, अमीबा में क्या रोल करती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं अमीबा में इसको, और जो कि किसमें, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन वही वेस्ट मटेरियल जो है उसको बॉडी स्टोर करती है और बॉडी से बाहर करती है। तो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके ये क्या करती है, बॉडी से बाहर करती है। लेकिन अमीबा में वैक्यूल के साथ इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अमीबा। और अमीबा में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। छोटी छोटी जो वैक्यूल्स दिख रही हैं ये क्या करती हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके धीरे धीरे बॉडी से बाहर होती हैं। ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम में भी इसी तरह से काम करती हैं। ये पैरामीशियम में भी इसी तरह से काम करती हैं, जैसे यहाँ पर फूड का काम करती हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड को स्टोर कर रही हैं तो फूड वैक्यूल। यहाँ पर ये एक्सक्रीशन का काम कर रही है तो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ओनली इन अमीबा, ओनली इन अमीब। और प्लांट्स में इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो बहुत सारे नाम हैं, काम एक ही है, या तो फूड को स्टोर करेगी या एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या करती है, स्टोर करती है, लेकिन काम एक ही है, नाम अलग अलग है। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट बोल सकते हैं, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोल सकते हैं, और पैरामीशियम में फूड स्टोर करती है इसलिए इसको बोल सकते हैं फूड वैक्यूल। ओके, क्लियर है। तो ये देखो मैनी अदर सेल में क्या करती है, फूड स्टोर करने का काम। तो ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या कर सकती हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर सकती हैं, फूड को स्टोर कर सकती हैं, और इनको अलग अलग नाम से अपन बुला सकते हैं, टोनोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमनली इसका नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी जो एनर्जी करेंसी होती है सेल के लिए। दीज आर क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल होता है, दिखता है ये। अगर इसको स्टेन कर लिया जाए, इसको कलरफुल बना लिया जाए, स्टेन कर लिया जाए, स्टेन्ड, स्टेन्ड का मीनिंग होता है कोई कलर, इसको कलर्ड बना लिया जाए तो ये अच्छे से दिखता है और भी, तो इसलिए अगर ये स्टैंड होता है तो ये अच्छे से विजिबल होता है। नंबर, शेप, साइज इनकी क्या होती है, वेरिएबल, डिपेंड करती है उसकी एक्टिविटी पे, मीन्स सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगर सेल की एक्टिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, नंबर में भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा डेवलप होता है। इट इज सोसेज शेप, सिलेंड्रिकल शेप। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आए तो ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, और डायमीटर होता है इसका 0.2 to 1 माइक्रोएम। ठीक है, तो लेंथ, और ये यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ये ध्यान रखना है कि एक तो ये डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है इसकी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। ओके, और इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसा कि अपन आगे देख रहे हैं इसका। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, कैसी स्ट्रक्चर है ये, डबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जैसा कि दिख रहा होगा डायग्राम में, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, बाकी सभी में क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अपन अगर डबल मेम्ब्रेन है तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए
इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, फोल्डिंग होती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये इनर जो येलो कलर से स्टार्ट है, ये जो फोल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, ये होती है, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। इनको क्या बोलते हैं, ये जो फोल्डिंग है इनको बोलते हैं अपन क्रिस्टी। क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी बोलते हैं इनको। अब ये जो इन फोल्डिंग्स हैं इनको क्रिस्टी बोलते हैं। अब इसी में इनर मेम्ब्रेन में जो क्या रहता है, लिक्विड भरा रहता है, जो उसी लिक्विड को बोलते हैं अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन में जो लिक्विड फिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये जो क्रिस्टी करती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कर रही है। फोल्डिंग फोल्डिंग होकर अगर कोई काम इस तरह से ये करेंगी बार बार, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्रिस्टी क्या करती है लेकिन होता क्या है, किस लिए सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है क्रिस्टी को, क्योंकि यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन वाला काम होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ये आपको सबको पता है। इसमें मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, मैट्रिक्स मैंने आपको अगेन बता रही हूँ, जो लिक्विड भरा रहता है इनर मेम्ब्रेन में, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये देखो यहाँ से इनर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है। तो इस इनर मेम्ब्रेन में जो लिक्विड भरा रहता है उसी को बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, मैट्रिक्स में देखो क्या है, डीएनए है, F1 पार्टिकल्स, ये क्रिस्टी पर जो ये क्रिस्टी है, एक इनफोल्डिंग होता है, इसी पर जो इस तरह से डोट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं दाने दाने से, उनको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। F1 पार्टिकल्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो और क्या क्या होता है मैट्रिक्स में, क्या क्या दिख रहा है आपको, दिख ये डीएनए दिख रहा है, ठीक है, ये राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स कौन से होते हैं, अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो 70S टाइप, और 70S का किसमें डिवाइड होता है, 50 सब यूनिट्स क्या होती हैं, 50S एंड 30S। S रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, तो 70S होता है, उसकी सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। क्लियर है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और आपका, ठीक है, द क्रिस्टी पर क्या होता है, ये ध्यान रखने की बात है, क्रिस्टी पर इंपॉर्टेंट है F1 पार्टिकल्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, अभी मैंने बताया आपको कि रेस्पिरेशन में काम करता है, और रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, सिंथेसिस किसका होता है, एटीपी का। एटीपी मैंने पहले भी बताया आपको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी है, क्या है, एटीपी। तो एटीपी का सिंथेसिस होने की वजह से कंप्लीट सेल को पावर कहाँ से मिल रही है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स होती हैं, फोल्ड होती हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर दाने जैसे दाने दाने से स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। और वो जो मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या है, एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी देता है ये सेल को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है प्लास्टिड, जो कि ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। ठीक है, ऑल प्लांट्स, और युग्निला में भी प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटिस्टा होता है। तो लार्ज साइज होता है, बिल्कुल लार्ज, इजीली ऑब्जर्वेबल दिख सकता है माइक्रोस्कोप से भी, आप इसको इजीली माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। दे कंटेन सब पिगमेंट। अब पिगमेंट और प्लास्टिड दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड जो कलर्ड सब्सटेंस को कैरी करता है, कलर्ड सब्सटेंस मींस पिगमेंट, पिगमेंट को क्या बोलते हैं, जो कलर देते हैं सेल को, उनको क्या बोलते हैं, पिगमेंट। अगर ये सेल को कलर दे रहे हैं, जैसे देखते हैं आगे, तो सेल को कलर देने की वजह से प्लास्टिड को क्या होता है, पिगमेंट के बेसिस पे, अगर प्लास्टिड में क्या होता है, पिगमेंट होता है, प्लास्टिड में क्या होता है, पिगमेंट होता है, और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं,
प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, पिगमेंट होता है। अब पिगमेंट की बेसिस पे इसको प्लास्टिड को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप में, पिगमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अगर कलर दें तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर ग्रीन कलर होता है तो क्लोरोप्लास्ट, और अगर कलर एब्सेंट होता है तो ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। मींस पिगमेंट जो होता है उसके बेसिस पे अपन प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, एंड लास्ट वन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ये होते क्या हैं वो देखते हैं अपन। लेकिन पिगमेंट के बेसिस पे अपन प्लास्टिड को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, कंटेन क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और कैरोटीनाइड्स क्या होते हैं? 2 तरह के पिगमेंट होते हैं, एक तो क्लोरोफिल और एक कैरोटीनाइड। तब उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल की वजह से। और कैरोटीनाइड्स वगैरह, कैरेट वगैरह में जैसे होते हैं, कैरेट का जो कलर होता है ऑरेंज वगैरह, रेड वगैरह, वो कैरोटीनाइड की वजह से होता है। तो ये दोनों क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और इनका एक और मेन फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल आप जानते हो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। तो फर्स्ट जो प्लास्टिड का टाइप है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में 2 होते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड आपके गाजर वगैरह में मिलता है, और क्लोरोफिल मिलता है ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में। तो ये दोनों लेकिन टाइप किसके? क्लोरोप्लास्ट के। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जिसमें कैरोटीनाइड होता है, जेंथोफिल होता है, येलो, ऑरेंज, रेड कलर, जो जितने भी कलर हैं बाकी सब छोड़ के, ग्रीन कलर को छोड़ के, अगर यहाँ पर भी मेजर पोर्शन नहीं होता कैरोटीनाइड, यहाँ पर तो मेजर पोर्शन होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से कैसा कलर होता है? ग्रीन। तो ग्रीन के लिए अब अगर देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट ही होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेजर पोर्शन क्या होगा? क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में आप कैरोटीनॉइड्स ले सकते हो, जेंथोफिल ले सकते हो, इस तरह से। तो ये जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? येलो, ऑरेंज या रेड कलर जो भी होता है फ्रूट्स का। तो यहाँ पर अगर आप देखो, देखो ग्रीन कलर है क्लोरोप्लास्ट के लिए। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। और क्रोमोप्लास्ट में आप येलो कलर देख सकते हो, रेड कलर देख सकते हो, ऑरेंज कलर देख सकते हो। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? कैरोटीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि कैरेट वगैरह, गाजर वगैरह में मिलते हैं। और जेंथोफिल ले सकते हो, और ठीक है, जो कि येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इस तरह से। तो क्रोमोप्लास्ट में येलो ऑरेंज कलर होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल की वजह से, जो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो थर्ड है टाइप। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब अगर इनमें कलर नहीं देंगे, इनकी वजह से पिगमेंट नहीं है, तो फिर ये कौन सा काम करेंगे? ये काम करेंगे फिर स्टोरेज का। स्टोर्ड क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। उसके बेसिस पे फिर ल्यूकोप्लास्ट को अपन डिवाइड कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। तो और क्या होता है? क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में येलो, ऑरेंज, रेड जो भी कलर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोप्लास्ट। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। कलरलेस होने की वजह से अब अगर कलर नहीं होगा तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? इसका काम क्या होगा? काम होता है फिर स्टोरेज का। अब स्टोरेज के बेसिस पे अगर ये स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट अगर उसको स्टोर करता है तो इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। जैसे आलू वगैरह होता है, पोटैटो वगैरह, उसमें क्या करता है? ये स्टार्च को स्टोरेज करता है, जिसकी वजह से वहां पर प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? आलू में, पोटैटो में अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। उसी तरह अगर ये ऑयल फैट को करता है स्टोर तो इल्यूप्लास्ट बोलते हैं, और अगर प्रोटीन को स्टोर करता है तो उस प्लास्टिड को बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर कर रहा है? आपके स्टार्च को। इल्यूप्लास्ट किसको कर रहा है? ऑयल को। ठीक है,
और एल्यूरोप्लास्ट किसको कर रहा है? प्रोटीन को, प्रोटीनोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं आप एल्यूरोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? कलरलेस होता है, जिसमें स्टोरेज होता है न्यूट्रिएंट्स का। अगर स्टार्च स्टोर कर रहा है तो माइलोप्लास्ट बोलते हैं, ऑयल और फैट को स्टोर कर रहा है तो इलियोप्लास्ट बोलते हैं, और प्रोटीन को कर रहा है तो एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर है सभी के? ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम है दिखा है आपको, उसके बेसिस। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को और अच्छे से देखते हैं। ये प्लांट की लीफ है जिसमें ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अपन ने स्ट्रक्चर पहले भी देखी थी। जिस तरह से क्लोरोफिल होता है वो भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा इसके पार्ट्स होते हैं, और ये डिस्क लाइक्स जो होती हैं थाइलेकोइड्स बोलते हैं, और इन्हीं थाइलेकोइड्स में आपके क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? ठीक है, दीज आर डबल मेम्ब्रेन। ये भी डबल मेम्ब्रेन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया था पहले अपन ने क्या पढ़ा था? डबल मेम्ब्रेन किसको पढ़ा था? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो दीज आर लेंस शेप, ओवल शेप होती है, स्पेरिकल, ओवल, या किस तरह से भी बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप होती है, डिस्कोइडल होती हैं। नंबर इनके वेरी करते हैं। साइज इसकी माइट्रोकॉन्ड्रिया से क्या होती है? बड़ी होती है, लेकिन नंबर क्या होते हैं? वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। सेल की एक्टिविटी अगर ज्यादा होती है तो ज्यादा क्या होता है? जैसे अगर फोटोसिंथेसिस की अगर रेट ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा है, तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा? डेवलप्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, क्लेडोमाइनम, और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में पत्तियों की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट में, आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से देखते हैं, जो अभी मैंने डायग्राम के थ्रू बताई। इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है? लेस परमिएबल होती है। स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन के, उस स्पेस में क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। अगर ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस क्या होता है? स्ट्रोमा होता है इनर मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, तो इनर और आउटर होता ही है। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया में अपन ने डिवाइड करा था, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या थी? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन थी, इनर एंड आउटर, इनर एंड आउटर। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी अपन डिवाइड कर सकते हैं इनर एंड आउटर। तो इनर सरफेस में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर स्ट्रोमा। ठीक है, वहां पर अपन मैट्रिक्स बोला था, लेकिन जो फ्लूइड भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोला था माइट्रोकॉन्ड्रिया में। यहाँ अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। तो और डिस्क लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, फ्लैट जो अरेंज होती हैं, इनको बोलते हैं थाइलेकोइड। इनको क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। जो ये दिख रही हैं ये सारी स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। ठीक है, थाइलेकोइड में क्या होता है? जो इनक्लोज स्पेस होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं, जो थाइलेकोइड के अंदर होता है, लेकिन बाहर जो स्पेस होता है दैट इज स्ट्रोमा। ये ध्यान रखें। और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? मैंने अभी बताया आपको, क्लोरोफिल प्रेजेंट किस में होता है? थाइलेकोइड में होता है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? थाइलेकोइड में होता है। ओके, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें भी खुद का डीएनए होता है, और इसमें जो स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, अरेंज फ्लेटर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट इज नोन एज थाइलेकोइड, उसको थाइलेकोइड बोलते हैं। और उनमें जो स्पेस होता है ल्यूमन बोलते हैं। और थाइलेकोइड में जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्लोरोफिल, वो थाइलेकोइड में ही प्रेजेंट होता है। ओके, आगे देखते हैं इसी में। थाइलेकोइड अरेंज होती हैं इन स्टैक्स, मतलब अगर ये जो डिस्क दिख रही है आपको, ये क्या है? थाइलेकोइड। लेकिन ये अरेंज होकर अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है, तो अब इनको बोलते हैं ग्रेना। अब इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना। अब इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना। इनर मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है, अब क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना बोलते हैं। मतलब ये जो इस तरह से अरेंज है, इसको बोलेंगे अपन ग्रेना। स्ट्रोमा जो बीच बीच में क्या होता है? जो स्पेस होता है दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा दे आर फ्लैट मेम्ब्रेन्स ट्यूबुल्स, जो उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं, जो बीच में
कनेक्ट होती हैं। थाइलेकोइड, अगर दो थाइलेकोइड हैं, इस तरह से दो थाइलेकोइड हैं, अगर दो थाइलेकोइड के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक्स होती हैं, इनको बोलते हैं, बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये लेमिली के थ्रू क्या कर रहे हैं, दो थैलेकोइड क्या कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये दो थाइलेकोइड हैं 1 और 2, और इसके बीच में क्या है, स्ट्रोमा भरा हुआ है, और स्ट्रोमा के यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड लेमिली, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, जिससे दो थाइलेकोइड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसको क्या होते हैं, ग्रेना बोलते हैं। अरेंजमेंट को, थाइलेकोइड्स के अरेंजमेंट को ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, थाइलेकोइड के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, देखो, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, वही 70, क्योंकि प्लांट सेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि 70S होगा। क्लियर है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप का होता है। 70S मैंने बता दिया आपको। 70S क्या होता है, दो सब यूनिट होती हैं, 50S एंड 30S। ओके, 50S एंड 30S। चले आगे, तो ये क्लोरोप्लास्ट था जिसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। अरेंजमेंट जो होता है फ्लैट, उसके अंदर क्या होता है, डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको थाइलेकोइड होती है। और थाइलेकोइड अगर अरेंज होकर कोई स्ट्रक्चर बनाता है, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्रेना। और स्ट्रोमा जो बीच बीच में स्पेस होता है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये किसकी साइट है, फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, क्योंकि थाइलेकोइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइबोसोम्स, जो अपन ने अभी पढ़ा। राइबोसोम्स कहाँ का पढ़ा अपन ने, राइबोसोम्स पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी में भी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी था, और अभी अपन ने जस्ट क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये तो क्या है, दूसरी जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेन जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह से दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर्स हो। तभी तो अपन ने ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा था, रफ, क्योंकि ये दानेदार स्ट्रक्चर्स है, ग्रेन्यूल की तरह दानेदार। और इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, अगर अपन कहीं राइबोसोम, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको RNA भी बोलते हैं। तो राइबोसोम में क्या होते हैं, RNA होते हैं, और प्रोटीन्स होती हैं, जो कि होती हैं डीएनए में भी होती हैं। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रोटीन भी होती है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, राइबोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले की थी जॉर्ज पैलेडे ने। फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम 1953 में। राइबोसोम्स अगर अपन देखें किसी सेल से निकाल के, तो ये देखो, ये जो दानेदार स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इनको बोलते हैं अपन राइबोसोम। और ये कहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दिखा रखी है जो, और फ्रीली भी, अगर फ्रीली सेल में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो उनको बोलते हैं फ्री राइबोसोम, जो कहीं पर भी प्रेजेंट हो। ये आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। कौन सी पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। क्लियर है, तो इसकी स्टडी किसने करी थी, जॉर्ज पैलेडे ने। और इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होती हैं, और ये मेम्ब्रेन जैसे, और ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दाने जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं। ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप का होता है, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन स्टडी कर रहे हैं ETS में दो सब यूनिट कौन सी होती हैं, 60 और 40, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। ETS को अपन डिवाइड कर सकते हैं 60 एंड 40। अगर फर्दर और भी आगे पूछे तो 40S को डिवाइड कर सकते हैं अपन 16 एंड 13, और जो लार्ज यूनिट है दैट इज 60, उसको 28, 5.8, 5S, 40। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, यहीं तक पूछता है कि 80S क्या किस में डिवाइड होता है, 60 एंड 40 में, 60 एंड 40 में। ठीक है, तो 80S टाइप का है। अगर 70S का देखो आप, तो 70S किस में डिवाइड है, 50S एंड 30S में। तो ये इसकी सब यूनिट्स होती हैं।
छोटी यूनिट इसी तरह अटैच्ड होती हैं, इसी को यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे 40 एंड 60, ये दोनों यूनिट्स, और ये कंप्लीट जो ग्रेन्यूल जैसे कंप्लीटली इसको क्या बोलते हैं राइबोसोम। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोस्केलेटन में क्या होता है। एक नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, फिलामेंट्स का जैसे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका नेटवर्क होता है साइटोस्केलेटन। अब इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अगर साइटो वर्ड आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहाँ प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म। और ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये कंप्लीट जो सेल होती है इस तरह से, जैसे ये एक आपको नेटवर्क सा दिख रहा होगा जाल सा फिलामेंटस, इसी को बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और इसका काम क्या है, एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी को मेंटेन करना सेल की, ठीक है, शेप को मेंटेन करना। तो ये एक नेटवर्क होता है, फिलामेंटस नेटवर्क बोलते हैं इसको, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और ये सेल के लिए क्या करता है, क्या काम करता है सेल के लिए, सेल के लिए मोटिलिटी करता है, मोटिलिटी मूवमेंट में उसको हेल्प करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट देता है साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीलिया एंड फ्लेजिला। कल भी देखा था अपन ने थोड़ा सा। सीलिया एंड फ्लेजिला में क्या होता है, दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि क्या होती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इस तरह से जो भी सेल होती है उस पर क्या होती हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सीलिया एंड फ्लेजिला। तो आउटर ग्रोथ होती है, आउटर सेल के बाहर होती हैं ये, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं आउटर ग्रोथ। लेकिन कैसी होती हैं ये आउटर ग्रोथ, होती कैसी हैं, हेयर लाइक होती हैं। तो सीलिया, सबसे पहले सीलिया देखें, स्मॉल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, स्मॉल है, छोटी सी स्ट्रक्चर है, जो किस में हेल्प कर सकती है, मूवमेंट ऑफ द सेल, सेल के मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट में। फ्लेजिला किसमें, लॉन्गर होता है, थोड़ा सा क्या होता है, सीलिया से बड़ा होता है। सीलिया अगर इस तरह से होती है तो फ्लेजिला जो होता है इस तरह से लॉन्ग होता है थोड़ा, तो लॉन्गर देन द सीलिया, सीलिया से लॉन्गर होता है फ्लेजिला। और ये किसके लिए, ये भी मूवमेंट के काम आता है। वहां का जो पहले अपन ने प्रीवियस पिलाई एंड फिम्ब्री जो देखा था वो यूज होते हैं रिप्रोडक्शन में। ये जो सीलिया एंड फ्लेजिला है ये यूज होते हैं मूवमेंट में, यूज होते हैं सेल के मूवमेंट करने में। स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। कल भी अपन ने देखा था कि ये क्या होता है, बेसल बॉडी होती है, ये हुक होता है, ये फिलामेंट होता है। तो ये किसके स्ट्रक्चर आपके, फ्लेजिला और सीलिया की, जिसमें जो इस तरह से जो शेप होती है वो होती है बेसल बॉडी जिसको बोलते हैं, यहाँ तक उसको बोलते हैं हुक वाला पार्ट होता है, आगे ये वाला पार्ट होता है फिलामेंटस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सीलिया फ्लेजिला में। सीलियम एंड फ्लेजिलम, ये सिंगुलर वर्ड है, सीलियम एंड फ्लेजिलम आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर, उनकी जो कोर था, सेंटर वाली जो स्ट्रक्चर्स उसको बोलते हैं एक्सोनिमा, और जो चारों तरफ है में उनके अंदर क्या होती है, माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं। सेंटर वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सोनिमा। और एक्सोनिमा में ट्यूबुल्स जैसी, ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको बोलते हैं अपन माइक्रोट्यूबुल्स। तो यहाँ पर अगर वो सेंटर में है तो सेंटर माइक्रोट्यूबुल्स, अगर वो पेरीफेरी के पास है, परिधि के पास, तो उनको बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि डबलेट्स होती हैं, पेयर में होती हैं, जो कि पेयर में होती है। माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ सेंटर में होंगी, वो फ्री होंगी, सिंगल होंगी, और सेंटर में होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं अपन, सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल, और पेरिफेरी के पास होने से इनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखते हैं अपन क्या होता है। एक्सोनिमा में क्या होते हैं, 9 पेयर्स होते हैं। अगर काउंट करो तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर्स होते हैं आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो कि सेंटर में नहीं होते। सेंटर में कितने होते हैं, 2, सेंटर में कितने होते हैं, 2 सेंटर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, 2 सेंटर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं।
तो ये जो अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लेजिला का, इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि सीलिया और फ्लेजिला के एक्सोनोम में कोर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। जो सीलिया और फ्लेजिला के कोर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट है ये कौन सा पार्ट है सीलिया और फ्लेजिला का? एक्सोनिमा। एक्सोनिमा जो कि कोर पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी, उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो इसलिए उनका अरेंजमेंट क्या होता है? सेंटर में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स वो क्या कितनी होती हैं? 2 होती हैं। जो पेरिफेरी परिधि पर जो होता है वो 9 होती हैं। इसलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोल सकते हैं अपन? 9+2। क्लियर है? ओके, चले आगे। तो ये आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है, इसका इम्पोर्टेंट है। 9+2 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस एंड enclosed by a central sheath connected to one of the tubules of each peripheral 9 रेडियल स्पोक्स। वही बता रखा है आपको कि ये जो होती है कनेक्टेड, एक शीट होता है, कवरिंग होती है, जो कवरिंग को बोलते हैं शीट, आवरण जिसे बोलते हैं। तो वो क्या होती है? 9 पर भी होती हैं और 2 जो होती हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती है उन पर भी होती है। 9 कहाँ प्रेजेंट होती है? पेरिफेरी परिधि पर, तो उन पर भी होता है। तो 9+2 जो अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर क्या होती है? शीट होती है, कवरिंग होती है। तो ये दोनों में क्या होता है? सेंटर और पेरिफेरल दोनों में प्रेजेंट होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? लिंक होता है, लिंकर्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? जो लिंक करते हैं लिंकर्स बोलते हैं। ये क्या होती है? सीलियम एंड फ्लेजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं सीलिया और फ्लेजिला, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सेंट्रियोल में प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। जैसे अपन ने यहाँ पर एक्सोनिमा देखा था, वो क्या था? कोर पार्ट ऑफ द सीलिया एंड फ्लेजिला, ये वहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेंट्रोसोम, जो अभी अपन ने देखा सीलिया और फ्लेजिला में कि सेंट्रोसोम में क्या होती है? इमर्ज होती है। तो सेंट्रियोल में, तो सेंट्रियोल क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है? दोनों वर्ड क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दोनों वर्ड क्या है? अलग अलग। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में सीलिया एंड फ्लेजिला, और सीलिया और फ्लेजिला में मैंने अभी बताया ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2। 9 आपकी पेरिफेरी में प्रेजेंट होती है एंड 2 सेंटर में प्रेजेंट होती है। क्लियर? ओके। तो जैसा कि ये देखा, यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं ये क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ये होता है सेल में यहाँ पर सेंट्रोसोम, ठीक है, जिसमें क्रोमेटिन वगैरह होता है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं सेंट्रोसोम क्या। सेंट्रोसोम ऑर्गेनल कंटेनिंग 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ध्यान देना, सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोसोल्स के अंदर सीलिया और फ्लेजिला इमर्ज होते हैं। ध्यान से सुनना अगेन, सेंट्रोसोम में क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रियोल में क्या होता है? सीलिया और फ्लेजिला क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं, ठीक है। तो द सेंट्रियोल्स लाइक परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या होती हैं? ये परपेंडिकुलर ट्यूब्यूल्स होती हैं। और आपको पता है कि ये 9+2 का अरेंजमेंट होता है। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबुलर, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। इसीलिए अगर एक सेल वॉल में अगर पूछे कि ट्यूबुलिन होती है तो नहीं, ये कहाँ होती है? सेंट्रियोसोल में होती है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है कहाँ पर? पेरिफेरल में। और जो कि लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब जैसे अभी अपन ने क्या देखा कि 2 का पेयर था, अब किसका है? 3 का पेयर है सेंट्रियोल में। तो द सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनमें कितने का पेयर होता है? 3 का पेयर होता है। ये जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर डायग्राम में 3 का पेयर होता है। अगर उसमें सीलिया फ्लेजिला में देखो तो डबलेट का पेयर होता है पेरिफेरी पे, और सिंगल होते हैं आपके सेंटर में। लेकिन यहाँ सेंट्रियोल में कितने? ट्रिपलेट, 3 का पेयर होता है। ये क्या है? ट्रिपलेट, 3 का पेयर है। ओके, चले आगे। सेंट्रियोल, तो ध्यान रखना सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन और भी देखें
अगर डायग्राम में तो ये देखो 3 ही डॉट दिखेंगे आपको, कितने, 3 ही डॉट हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कंडीशन। जैसे वहां पे क्या था, डबलेट था 9 में क्या थी, सब डबलेट थी, ठीक है। तो अब अपन देखें इसमें, आगे देखते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस कॉल्ड द हब। सेंट्रल पार्ट, सेंट्रियोल के सेंटर पार्ट को बोलते हैं हब। ध्यान से देखना, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के सेंटर के बीच के पार्ट को, जो सबसे बीच का पार्ट है, दैट इज नोन एज हब, उसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक, जो इंटरलिंक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स यहाँ पर है पेरिफेरी पे, इनको कनेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, जो लिंकर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक, उनको बोलते हैं रेडियल स्पोक, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रिपलेट्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इससे, रेडियल स्पोक से, ये क्या होते हैं, रेडियल स्पोक होते हैं, ठीक है। तो द सेंट्रियो, इसमें क्या होता है, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। और प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी है, ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लेजिला, स्पिंडल फाइबर्स, दे गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या काम है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का यही काम होता है कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो ये इनसे क्या स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, वो ही सीलिया फ्लेजिला को बनाने में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सेल डिवीजन में, जब क्रोमोसोम्स में होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स, इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स होने की वजह से सेंट्रियोल में क्या होता है, डुप्लीकेशन का क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आप को क्या कर सकता है, डुप्लीकेट, मतलब डबल कर सकता है, डुप्लीकेट, जबकि कोई डीएनए आरएनए नहीं है, तो सेंट्रियल में ये स्पिंडल फाइबर्स होने की वजह से क्या होता है, डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रियल में ही क्या क्या चीजें बना सकता है, क्या क्या, सीलिया फ्लेजा स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सेंट्रियोल हो गया। अब मेन जो पार्ट है, जो कंट्रोलिंग पार्ट है सेल का, दैट इज न्यूक्लियस। अब अपन न्यूक्लियस का देखते हैं, और न्यूक्लियस जो मेन पार्ट है सेल का, सेंट्रिक पार्ट है, वो क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, वो क्या है, न्यूक्लियस, क्लियर है। न्यूक्लियस की स्टडी किसने की थी, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो स्टडी करी थी वो सबसे पहले करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, ध्यान रखना, ये सेल की स्टडी करी थी रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस की स्टडी करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। इस तरह से डिफरेंस है ये, इस तरह से दोनों में डिफरेंस, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी, न्यूक्लियस की, जो कि यहाँ पर देख सकते हो रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट हुक ने किसकी करी थी, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रॉबर्ट हुक ने करी थी सेल की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक गिवन बाय नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। जो न्यूक्लियस डाई एक्सेप्ट करता है, डाई को क्या करता है, इंटैक्ट करता है न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं, देखो, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, क्रोमेटिन, बेसिक डाई है एक डाई, जो कलर, जिससे अपन सेल को या सेल के ऑर्गेनल्स को क्या करते हैं, कलर बनाते हैं, कलर करके देखते हैं, ताकि अपन अच्छे से उसकी स्टडी कर सकें, इसलिए उनका क्या करते हैं, उनको कलर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से अपन उनकी स्टडी कर सकें अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो अच्छे से अपने को दिखे और अपन उसके अंदर कंपोजिशन को देख सकें। तो क्या होता है, देखो, नॉर्मली ए सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस, बिल्कुल नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, एक सेल में वन न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स में क्या होता है, मोर देन वन भी हो सकता है। अगर आप ह्यूमन बींग्स में बात करो तो आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जैसे सेल, मसल सेल्स होती हैं, कार्डियक वगैरह, ये सब क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये मेमेलियन, आरबीसी और प्लांट के लिए क्या होती है, शीव ट्यूब, आरबीसी और शीव ट्यूब में क्या होता है,
मैच्योर सेल्स नेक न्यूक्लियस इनमें होता ही नहीं है। जैसे अगर आप कार्डियक मसल्स की बात करो, कार्डियक मसल्स में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। लेकिन अगर आरबीसी की बात करो और शीव ट्यूब की बात करो, इनमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जब भी ये मैच्योर होती है, मैच्योर के टाइम में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ध्यान रखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आर आरबीसी एंड सीव ट्यूब ऑफ द प्लांट सेल। आरबीसी ह्यूमन बींग्स में, इन दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो न्यूक्लियस तो होता ही है, लेकिन एक्सेप्शन है। तो और वन न्यूक्लियस तो एवरी सेल में होता है, हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये आगे देखें, द एंटरप्राइज न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर उसकी कवरिंग होगी तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर जो क्या भरा रहता है, लिक्विड, या आप देख रहे होंगे सेंटर पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसको कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो पार्ट है, इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा रहता है, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और क्या कौन सा पार्ट होता है, क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, अब इसकी स्टडी करते हैं अपन, व्हाट इज क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, अच्छे से। सबसे पहले एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कैसी, न्यूक्लियस भी आपका कैसा है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। डबल लेयर्ड मतलब डबल मेम्ब्रेन। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ा अपन ने पहले, और क्या पढ़ा था, माइट्रोकॉन्ड्रिया के बाद क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। दोनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन। और थर्ड आ गया आपका न्यूक्लियस आ गया, जिसमें डबल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, ये कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी स्पेस होता है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्पेस होता है तो उसको बोलते हैं पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो इनर जहां पर भी डबल लेयर होगी, ऑब्वियस सी बात है कि डबल लेयर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो अगर वो न्यूक्लियस में है तो पेरी न्यूक्लियर, और अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया में तो पेरी माइट्रोकॉन्ड्रिया। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे। इट इज ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक तरह से मतलब ये क्या होता है, ये बीच में होता है, सेंटर में पार्ट होता है। तो जो भी न्यूक्लियस के क्या होता है, सेल में साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ईआर वगैरह जो भी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये ईआर है जो कि न्यूक्लियस की तरफ, ऊपर की तरफ क्या गोल्जी बॉडी है। इस तरह से मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं किससे, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर एनवेलप हैज माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। पोर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो किसका काम करेंगे, बैलेंस का काम करेंगे, एक्सचेंज वगैरह के लिए। तो मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म उसका पोर्स के थ्रू होता है, तो न्यूक्लियोपोर भी होते हैं। आगे देखते हैं अपन इसी में, क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, एंड नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बेस कंटेन, इसमें डीएनए में जो प्रोटीन होती है, जिसको अपन ने पहले भी बोला था हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और अगर प्रोटीन नहीं होती तो उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोटीन का पार्ट है उसको बोलते हैं हिस्टोन, और जो प्रोटीन का पार्ट नहीं होता, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये न्यूक्लियस में अपन देख रहे हैं आगे। क्रोमेटिन, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, अंदर जो शेल और ये जो स्पेस दिख रहा है दो मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो सिस्टर्न है, ये गोल्जी बॉडी की हैं और ईआर की हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं। कंडेंस मतलब मोटे हो जाते हैं, थोड़े मोटे होकर वो किसमें, क्रोमोसोम्स, और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से पहले, इनको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हो तब क्रोमेटिन किस में चेंज हो जाता है, इस तरह से
कंडेंस होके थोड़ी सी क्या मोटी मोटी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिनको अपन बोलते हैं यहाँ पर बीच में सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है आपका सेंट्रोसोम, जिसे आप पहले पढ़ते हैं। तो ये सेंट्रो किसकी स्ट्रक्चर होती है, ये क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम की ये स्ट्रक्चर होती है। अगर देखिए तो आपने ये आपकी क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, तो ये जहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी, थ्रेड जैसी पतली पतली स्ट्रक्चर्स थी, सेल डिवीजन के बाद ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है। तो क्रोमेटिन किस में चेंज हो गया, क्रोमोसोम्स में, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले नहीं, ठीक है। और चारों तरफ का जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियो एनवेलप बोलते हैं, और जो लिक्विड भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर जो अब देखते हैं अपन न्यूक्लियोलस, जो अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट जो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यूक्लियोलस, ये क्या है इसको देखते हैं। ये भी एक स्पेरिकल अपने को दिख ही रही है, स्पेरिकल है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज ए साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए। जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है वो इसी साइट में होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ओके, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या क्या हो गया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमेटिन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्रोमोसोम। ये अभी जैसे क्रोमोसोम कब बनते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमेटिन किसमें कवर हो जाता है, कंडेंस होके क्रोमेटिन क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, अब ह्यूमन सेल में क्या होता है, ये 2 मीटर लॉन्ग होता है, और इसमें डीएनए क्या होता है, डीएनए। अब ह्यूमन सेल में आप जानते हो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर में कितने होंगे, 23 पेयर होते हैं, और 46 में नंबर में होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, जहां पे ये सिकुड़ता है उस पॉइंट को बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट ये होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। वो सेंट्रियोल था, सेंट्रोसोम था, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर। इस वर्ड का क्या है, सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अलग है, जो पहले पढ़ चुके, ठीक है। सेंट्रोमियर जो कंस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है, जहां से सिकुड़ता है, जहां से ये सिकुड़ता है क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और इसकी शेप जो होती है, विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑन द स्लाइड ऑफ विच डिस्क आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं काइनेटिक। अगर इसमें देखें अपन डायग्राम में, तो ये जो डिस्क जैसी अंदर सेंट्रोमियर पे जो ये डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है, उनको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो क्रोमोसोम में अपने कंस्ट्रक्शन वाली साइट क्या होती है, जहाँ पे सिकुड़ता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और इस पे जो डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स होती है उनको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम में जो अभी सेंट्रोमियर देखा अपन ने, ये क्या था, ये क्या पार्ट है, सेंट्रोमियर, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इसी के बेसिस पे अपन क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में, मेटासेंट्रिक में, सब मेटासेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में, और टीलोसेंट्रिक में। किसके बेसिस पे, सेंट्रोमियर के बेसिस पे, जो कि बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है, उस सेंट्रोमियर के बेसिस पे अपन क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं मेटासेंट्रिक, किसकी पोजीशन के बेसिस पे, ध्यान रखना ये सेंट्रोमियर के बेसिस पे है, सेंट्रोमियर जो कि कंस्ट्रिक्शन वाला पार्ट होता है क्रोमोसोम में। तो सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, जो क्रोमोसोम की इक्वल आर्म्स होती हैं वो फॉर्म करता है मेटासेंट्रिक। इनमें से अगर मेटासेंट्रिक देखें तो कौन सा हो सकता है, पहले तो ये देखें, ये जो है ये इनको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, और इनको बोलते हैं अपन लॉन्ग आर्म, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग, बड़ी वाली आर्म, और ये शॉर्ट आर्म। अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है 2 इक्वल आर्म्स बनाता है, किसमें, क्रोमोसोम्स की 2 इक्वल आर्म्स हो, तो इसलिए ये कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में,
बिल्कुल बीच में। उसी तरह सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमेयर इज नियरर टू द वन एंड फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर। मतलब इसकी वजह से क्या होगा, एक तरफ थोड़ा शॉर्ट क्या बनेंगी, आर्म बनेगी, एक तरफ लॉन्ग आर्म बनेंगी, बीच में नहीं होता, मतलब बीच में नहीं होता सेंट्रोमियर, हल्का सा स्लाइटली टिल्टेड होगा, स्लाइटली क्या होगा, थोड़ा सा उसकी तरफ होगा, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं होगा, एक शॉर्ट आर्म बनेगी और एक लॉन्ग आर्म बनेगी, जो दो होती हैं। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स एंड, एंड में बिल्कुल एंड में होता है, क्लोज टू एंड। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टर्मिनल पे होता है, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होता है। जैसे अगर आप देखें, यहीं पर देखते हैं, टीलो मीन्स बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इस तरह से आपकी ये क्या होती है, आर्म्स निकली होती है। तो बिल्कुल टर्मिनल जहाँ एंड पर सेंट्रोमियर होता है उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक होते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो कंस्ट्रिक्शन होता है सेकेंडरी, जब डिवीजन होता है उसके बाद, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाला पोर्शन होता है, उस पर एक लोकेशन होती है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज सैटेलाइट। तो जब क्रोमोसोम में क्या होता है, नॉन स्टेनिंग पार्ट, जो स्टेन नहीं लेता, जो स्टेन को इंटैक्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। और अगेन देख लो, सेंट्रोमियर के बेसिस पे अपन क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। टीलो टर्मिनल पे, एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा स्लाइटली एंड से क्या होता है, दूर होता है, और सब मेट्रोसेंट्रिक बीच से थोड़ा दूर होता है, और मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में होता है सेंट्रोमियर। इस तरह से अपन क्रोमोसोम को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज भी होती हैं, वो क्या होती हैं देखो, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, इस तरह से आपकी जो दिख रही हैं वेसिकल्स होती हैं, दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम। इनकी होता क्या है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो सेल की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होती हैं। कौन, माइक्रोबॉडीज, कौन प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोबॉडीज। ये जो देख रहे हैं आप सेंटर में क्रिस्टल, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती हैं, और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, सेल की एक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपन प्लांट और एनिमल सेल में, क्योंकि अपन ने पूरे जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी स्टडी कर ली। अगर अपन डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ज़्यादातर किसका, प्लांट सेल में एक ही डिफरेंस होता है, प्लास्टिड का मेन होता है, सेल वॉल का मेन होता है। ये जो चीज़ें हैं, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, ओनली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। उसी तरह प्लास्टिड जो होते हैं, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको पिगमेंट भी बोला अपन ने, वो भी क्या होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। लार्ज सेंट्रल जो वैक्यूल होती है, वो भी किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन कैसी, स्मॉल होती है। मतलब जिस तरह से ये प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, वो सॉरी प्लांट सेल में, उस तरह से एनिमल सेल में नहीं होती, छोटी सी होती है, इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता। और सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता, एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वहाँ ही सेल डिवीजन का मेन पार्ट होता है, जो कि सेल डिवीजन का मेन पार्ट होता है। तो ये मेन डिफरेंस है आपके प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये स्टार्टिंग में देखा था अपन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल जैसे क्या होती है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जनरली ये क्या होती है, स्मॉल होती हैं या दिखती भी नहीं है, और अगर देखते भी हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके बीच में एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड जो कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये डेवलप्ड होती है, तो ये तो इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। मेन जो होता है वहाँ पर ये न्यूक्लियस का ही होता है सबसे पहले, तो न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, और होता भी है तो प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इसमें वेल डेवलप्ड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सर्कुलर डीएनए इसमें भी होता है, इसमें मेनली क्या होता है, एनिमल सेल में लीनियर, और इसमें किस तरह से होता है, इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम्स इसमें 70S टाइप के होते हैं, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं, 50S एंड 30S। और इसमें कौन से टाइप का होता है,
80s टाइप का होता है, 70s ओनली प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो 80s में सब यूनिट होती हैं 60 एंड 40s। तो इस तरह से ये आपका सेल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।